Good afternoon to you all. मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हेलो, मेरी आवाज़ पहुँच सभी लोग अपना मोबाइल फ़ोन गूगल मीट म्यूट में कर लें। आज हम लोग कल के क्लास से आगे की चर्चा करेंगे और इसमें ये तुर्क राजत्व सिद्धांत से आगे कल हमने इसको ख़त्म कर दिया था कि अफ़गान राजत्व सिद्धांत जो अफ़गान किंगशिप थ्योरी थी उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन ये क्वेश्चन होता है और सबके लिए जानना ज़रूरी होता है कि आखिरकार अफ़गान और तुर्क जो किंगशिप थ्योरी थे इसमें क्या अंतर था। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि सैयद डायनेस्टी में खिज़र खां के बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था उसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। तो एक प्रकार से सत्ता जो दिल्ली सल्तनत की थी वो पूरी तरह से सिमट करके रह गई थी। एक बार फिर से कह सकते हैं कि सत्ता अमीरों के या विरोधी तत्वों के साथ खड़ी हो गई थी और सुल्तान नाम मात्र के रह गए थे। ऐसी परिस्थिति में अफ़गान डायनेस्टी की स्थापना बहलोल लोदी ने करी और no doubt Balood Lodi was the founder of Lodi dynasty. He was very liberal ruler. बहुत ही उदार शासक था और उसने लोदी सत्ता की स्थापना करी थी और यहीं से अफ़गान राजत्व सिद्धांत की स्थापना होती है। इसके लिए जैसा कि कल मैंने बताया था तुर्क राजत्व सिद्धांत के कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट्स थे जिसमें ये था कि तुर्क राजत्व सिद्धांत में ईश्वर का जो दैवीय सिद्धांत था, जो राजत्व का जो दैवीय सिद्धांत था, उसमें विश्वास करते थे। जो डिवाइन थ्योरी था, उसमें विश्वास करते थे। बट निरंकुशता, जो ऑटोक्रेटिक जो रूल था, जो शासन था, डिक्टेटरशिप था, वो ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी था। लेकिन साथ-साथ पब्लिक वेलफेयर की भी वे बात करते थे। अर्थात जो सत्ता थी, वो ईश्वर और निरंकुशता का प्रतीक बन गया था। हालांकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने और अन्य शासकों ने विभिन्न चरणों में परिवर्तन भी किया था, लेकिन मूल रूप से जो दैवी सिद्धांत था और जो इसमें उन्होंने भी अपनी आस्था व्यक्त करी थी। लेकिन इससे विपरीत जो अफ़गान राजत्व सिद्धांत था, जो अफ़गान जो किंगशिप थ्योरी थी, उसकी विशेषता जो मूल रूप से थी कि अफ़गान जो बहलोल लोदी ने अफ़गान डायनेस्टी की स्थापना थी, उसका ये मानना था कि वह ईश्वर के दैवीय सिद्धांत जो डिवाइन थॉट्स थे, जो थ्योरी थी, उसमें वह विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि सुल्तान जो है कोई विशिष्ट पद नहीं है, कोई विशिष्ट या स्पेशल डिग्निटी नहीं है, बल्कि यह एक कॉमन मैन है जो आम अफ़गान अमीरों की ही तरह है। अर्थात उसकी जो कुलीनता थी, जो कुल था, कबायली जो स्थिति, उसकी समानता पर वह विश्वास करता था। उसने कहा कि सुल्तान का जो पद है वह विशिष्ट नहीं है, वह उच्च नहीं है, बल्कि वह अफ़गान अमीरों जैसा ही है। इसलिए सुल्तान को अमीरों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस दृष्टि से उसने जो प्रयास किया, हमें देखते हैं कि बहलोल ने अफ़गानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सुल्तान की तरह जो जीवन था, जो सुल्तान का जो जीवन था, उसका परित्याग कर दिया और उसकी जगह एक आम
जो अफ़गान अमीर का जो जीवन शैली होता है, वह व्यक्तिगत जीवन उसकी तरह वह जीने लगा। उसने अफ़गान अमीरों को तमाम प्रकार की उपाधियाँ जो थी वह प्रदान की, जागीर प्रदान की, पद प्रदान किए और जैसा कि उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, उससे ये पता चलता है जैसे तारीख़-ए-फ़रिश्ता जो फ़रिश्ता है, वह लिखता है इस बात को स्पष्ट तौर पे कि उसने कभी भी व्यक्तिगत जीवन जो था सुल्तान की तरह नहीं जिया, बल्कि अमीरों की तरह ही उसने जिया और उसके घर पर खाना नहीं बनता था, बल्कि लिखता है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी अमीर के घर से उसके पास भोजन आ जाता था। यही नहीं, वह अपने शाही अस्तबल जो सरकारी जो सवारी थी, जो अस्तबल थे जिसपे वह अ, ब घुड़सवारी कर सकता था या बाहर जा सकता था, शिकार कर सकता था, वह भी उसने अपना व्यक्तिगत प्रयोग नहीं किया बल्कि अमीरों से ही, अफ़गान अमीरों से ही लेकर के वह उसका प्रयोग करता था। इसी तरह से उसने जो भी लूट-पाट में या किसी राज्य के हस्तगत करने पर जो भी मिलता था सैनिकों के द्वारा, वह उसका मैक्सिमम हिस्सा उनको दे देता था और एक आनुपातिक हिस्सा अपने पास वह रखता था। ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि अ, उसने अपना कोई व्यक्तिगत अंगरक्षक भी नहीं रखा हुआ था। हुँ? और एक इसके बाद अब्दुल्ला लिखता है कि स्पष्ट तौर पे बहलोल लोदी कहता है, इतना काफ़ी है कि मेरा नाम मेरे राज्य के साथ जुड़ा रहे। मतलब इससे अधिक उसको कुछ नहीं चाहिए था। बस वो चाहता था कि चापलूसी करते, उनके उनके साथ मिल-जुल करके, रह करके, उनके साथ जो है दोस्ती करके, दोस्ताना व्यवहार स्थापित करके, मैं अपनी शासन सत्ता को संचालित करता रहूँ, यही मेरी लालसा है। मेरी इच्छा सिर्फ़ इतनी है कि मेरा नाम मेरे राज्य के साथ जुड़ा रहे। मुस्ताक़ी लिखता है कि कभी वह मजलिस या कभी वह दरबार आम में अफ़गान अमीरों के सामने, जनता के सामने नहीं बैठता था, वह कालीन पर बैठता था। वह क्या करता था? कालीन पर बैठता था। बहलोल लोदी seated himself upon a carpet. Bahlol believed in equality and did not sit on the throne in social gathering. कभी भी वह सामाजिक जहाँ पर भी समारोह होता था या लोग होते थे, वह सिंहासन पर नहीं बैठता था, सबकी समानता में विश्वास करता था और अगर कोई खड़ा रहता था तो वह उनको बैठने के लिए कहता था, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करके वह कहता था कि आप बैठ जाइए। वह कालीन पर बैठता था और लोगों के साथ बैठता था। ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी और इसके बाद जो वो स्टेटमेंट देता वो कहता हम सभी क्या हैं? हम सभी तो अफ़गान साम्राज्य के सेवक हैं। कोई यहाँ पर सुल्तान नहीं है, कोई यहाँ पर राजा नहीं है, कोई यहाँ पर किंग नहीं है, बल्कि क्या है? सभी अफ़गान साम्राज्य के सेवक हैं। तो एक प्रकार से उसने जो अभी तक हम लोगों ने देखा कि तुर्क राजत्व सिद्धांत में जो अमीर क्लास था, जो नोबेल क्लास था और जो उलेमास थे, इनको अलग कर दिया गया था और एक डिक्टेटरशिप जो ऑटोक्रेटिक जो डेस्पोटिज्म जो शासन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। यहाँ पर इसको समझिए कि सुल्तान सर्वोच्च है, सुल्तान की सुप्रीमेसी है ना? और वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह नियामते खुदाई है, वह जिल्ले अल्लाह है, ईश्वर का बिंब है और वह सर्वोच्च है और उसके आदेश का, उसके फरमान का, उसकी डिग्निटी का, उसके प्रेस्टीज का, उसके पावर का सबको सम्मान करना हो। लेकिन अफ़गान राजत्व सिद्धांत जिसकी स्थापना कर रहा है, परिभाषित कर रहा, स्थापित कर रहा कौन? बहलोल लोदी। कहता नहीं, सुल्तान का पद तो एक सामान्य व्यक्ति का है जो अफ़गान अमीरों जैसा ही है। उनके साथ समानता, इक्वालिटी की बात करता है। यहाँ तक कि जब भी वह दरबार आम मजलिस में जाता है तो वह उनके सामने
सिंहासन पर नहीं बैठता है, बल्कि he seated himself upon a carpet। वह उनके साथ कालीन पर बैठता है। यहां तक कि मुस्ताकी लिखता है कि जब कोई अफगान अमीर नाराज हो जाता था तो वह उनके दरवाजे पर जाता था, उनका दरवाजा खटखटाता था, और जब अमीर बाहर निकलता था तो वह अपना अस्तबल कमरबंद निकाल करके अपनी जो भी छत्र था वह उनके चरणों में रख देता था, और ये कहता था अगर आपको लगता है कि मैं शासन करने के योग्य नहीं हूं तो मैं शासन नहीं कर सकता, हमें कोई दूसरा पद दे दीजिए, मुझे वह मंजूर है, लेकिन आप नाराज मत होइए। इससे अमीर खुश हो जाता था। जबकि तुर्क राजत्व में बलबन को ले लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के ले लीजिए, ऐसा नहीं था। यहाँ तो ये था कि अगर आपने हमारे साथ थोड़ी भी बदतमीजी की, हमारे आदेश का उल्लंघन किया, हमारा कहना नहीं माना, तो हम आपको कठोर से कठोर सजा देंगे, यहाँ तक कि मृत्युदंड दे देंगे। यहाँ पर क्या है, आप ही सब कुछ हो, आपका सहयोग नहीं होगा तो यह शासन नहीं चल सकता है। हम सभी साम्राज्य के सेवक हैं और सुल्तान अमीरों जैसा ही है। जातीय समानता पर बल दिया, अफगानों की इक्वालिटी पर बल दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका ये फायदा हुआ बहलोल लोदी को कि जो लोदी वंश के पहले जो सैयद काल में एक बार पुनः जो 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 आपकी क्राउन की जो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी, राजा का कोई सहयोग नहीं कर रहा था, सभी उसके विरोधी हो गए थे। अब क्या हो गए, अफगान अमीरों ने, मलिकों ने बहलोल लोदी का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने समर्थन करना शुरू कर दिया तो बहलोल लोदी के लिए, बहलोल लोदी की जो इच्छा थी कि अब्दुल्ला क्या कहता है कि मेरे लिए यह काफी है कि मेरा नाम साम्राज्य के साथ जुड़ा रहे, मतलब शासन सत्ता चलती रहे, कोई विरोध ना हो, कोई विद्रोह ना हो, कोई हमारा असहयोग न करे, हम शासन करते रहे, यही हमारे लिए काफी है। तो जिसका परिणाम क्या हुआ कि अमीरों ने सहयोग किया, उसके काल में कोई विद्रोह नहीं हुआ, बहुत अच्छे से वो शासन संचालित करता रहा। लेकिन इसका जो इन फ्यूचर जो उसका जो रिजल्ट था वह क्या था, वह उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा। वो बैड इम्पैक्ट कैसे पड़ा, किस रूप में पड़ा कि अब उनकी महत्वाकांक्षा, जो उनकी जो इच्छा थी, जो दबा दी गई थी, वो बहलोल लोदी ने फिर से जागृत कर दिया। अब हर अमीर आने वाले अगले जो सुल्तान था उससे यह अपेक्षा करता था कि हमको उसी प्रकार का, हमको इज्जत मिले, सम्मान मिले, हमारा प्रशासन में भागीदारी हो, जो बहलोल लोदी ने हमें दिया है। और हम ये देखते हैं कि आगे चल करके जैसे ही इब्राहिम लोदी ने उनके खिलाफ बगावती तेवर अपनाए, कठोर कार्रवाई करनी शुरू करी, उन्होंने उसके अगेंस्ट आकर के विरोध किया, विद्रोह किया, जिसका परिणाम क्या हुआ आप सबको मालूम है। बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का पानीपत का बैटल हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, और उसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया। न केवल लोदी डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ, और इंडिया में मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई। बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया इन 1526। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि बहलोल लोदी की, यही चीज आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि बहलोल लोदी ने जो क्राउन की प्रतिष्ठा थी, जो शक्ति था, जो पावर था, जो प्रेस्टीज था, उसको, उसकी डिग्निटी को लोवर्ड किया।
आरपी त्रिपाठी अपनी पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में रिमार्क करते हैं और लिखते हैं कि ही लोवर्ड द डिग्निटी ऑफ द क्राउन। आगे लिखते हैं कि उसने अनेक एक तानाशाह की जगह, राज्य की जगह अनेक तानाशाही पैदा कर दी। इंस्टेड ऑफ द रोल ऑफ वन ऑटोक्रेट ही परमिटेड वेरियस न्यूमरस ऑटोक्रेट्स, जो आगे चल करके राज्य के लिए लाभकारी नहीं हुआ। अब बहलोल लोदी के बाद हम देखते हैं कि शासन सत्ता प्राप्त होती है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था, सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी से इतर शासन किया और उसका जो राजत्व सिद्धांत था वह अफगान राजत्व सिद्धांत से डिफरेंट था। उसका राजत्व सिद्धांत जो था वह तुर्क राजत्व सिद्धांत और अफगान राजत्व सिद्धांत के सम्मिश्रण पर आधारित था, अर्थात उदारता और कठोरता। कठोर निरंकुश शासन तुर्क राजत्व सिद्धांत था, उदार शासन अफगान राजत्व सिद्धांत था। इन दोनों के मिश्रण पर आधारित उसका शासन था। इसके माध्यम से उसने सुल्तान की शक्ति को, उसके सम्मान को, उसकी पावर को, उसकी डिग्निटी को स्थापित किया, मेंटेन किया, लेकिन साथ ही साथ उदारता के माध्यम से अमीरों के बीच में, जनता के बीच में अपनी जगह भी बनाई, अपनी पहचान भी बनाई। अब देखिए कैसे अलग है। इस दृष्टि से देखते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठ रहा है, सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठ रहा है। बहलोल लोदी अपना कोई निजी अंगरक्षक नहीं रख रहा है, सिकंदर लोदी अपना निजी अंगरक्षक रख रहा है। बहलोल लोदी सत्ता में समानता और विभाजन का पक्षपाती है, सिकंदर लोदी नहीं है। तो कहता है शासन सत्ता विभाजित नहीं की जा सकती है, सुल्तान ही सर्वोपरि है, सुप्रीमेसी है उसी की रहेगी, सभी शक्तियां उसी के अधीन रहेंगी। और वह स्पष्ट तौर पे कहता है आप केवल हमारे सेवक हैं। आप इस चीज को मत भूलिए कि आप सुल्तान के सेवक हैं। आपको जो जागीर दी गई है वो सुल्तान के द्वारा दी गई है, और सुल्तान की जो जागीर है वह वापस लेने, उसको देने का जो अधिकार है वह सुल्तान के पास है। दीवाने वजारत उसकी जांच कर सकती है। आपकी घुसखोरी करने पर, भ्रष्टाचार होने पर आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। बहलोल लोदी क्या करता था, कोई नाराज हो गया तो उसके घर चला जाता था, भैया मान जाइए, अगर आप नहीं मानते हैं तो हम शासन नहीं करेंगे, हमें कोई दूसरा पद दे ले, मैं मान जाऊंगा कि आप हम शासन करने योग्य नहीं है। इससे सुल्तान की पावर, उसकी प्रेस्टीज, उसकी डिग्निटी क्या हुई, कमजोर हुई। वह राजमहल में उसका खाना घर में नहीं बनता था, अमीर के घर से खाना बन करके आता था, वह नियमित रूप से खाना बन करके आता था, वह शाही अस्तबल नहीं रखता था, निजी अंगरक्षक नहीं रखता था। जबकि सिकंदर लोदी ने ऐसा नहीं किया। सिकंदर लोदी ने अमीरों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को यह आदेश दिया कि सरकार के द्वारा जारी फरमान को जो उसका संदेश वाहक लेकर के जाएगा, आपको 6 मील, उस समय आज का जो किलोमीटर है उस समय मील बोला जाता था, 6 किलोमीटर तक आपको चल करके विधिवत उससे लेना होगा। और जब राज्यपाल जाता था
नतमस्तक होकर के उसके आदेश को स्वीकार करता था और फिर मस्जिद से मंच पर चढ़ करके उसके फरमान को घोषित करता था। यही नहीं, हम ये देखते हैं कि उसने अमीरों को योग्यता के आधार पर अन्य क्लास के अमीरों को भी सुल्तान प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति प्रदान करी। तो यह क्या संदेश देता है कि सुल्तान की कद्र आपको करनी होगी, उसकी इज्जत आपको करनी होगी। वह कालीन पर नहीं बैठता था, वह दरबार मजलिस में, दरबार आम में जब जाता था तो सिंहासन बैठता था, आम पब्लिक के बीच वो नहीं कालीन पर बैठता था। कोई नाराज हो जाता था तो वह उसको मनाने नहीं जाता था, वह उनको कठोर दंड देता था, उनकी जागीर की दीवाने वजारत जांच करता था, घूसखोरी भ्रष्टाचार करने पर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती थी, उसके खिलाफ इज्जत दिखाने के लिए, उसके अपने ऑर्डर की स्वीकृति के लिए 6 मील की दूरी तय कर करके जाना पड़ता था, एक्सेप्ट करना पड़ता था, और मन से उसका, मस्जिद के मंच से उसको अनाउंसमेंट करना पड़ता था। यह आदेश सुल्तान का है और उसे हमें मानना है। यह सिकंदर लोदी का राजत्व सिद्धांत था जिसमें कठोरता थी। यह बात आ गई कहां पर? तुर्क राजत्व सिद्धांत से सिमिलर। अब हम उदारता की भी बात करेंगे। एक तरफ वह कठोर है, दूसरी तरफ उदार भी है। इसलिए उदार है क्योंकि वह जो अमीर थे, जो सामान्य जनता थे, उनके बीच बैठ करके भोजन भी करता था, वह उनसे बात भी करता था, वह उनके साथ शिकार भी करता था, वह उनके साथ खेलता, चेस भी खेलता था, पाशा जो आज के चेस कहा जाता भी खेलता था। तो जिसका ये परिणाम हुआ कि भले ही अमीरों ने के की सुप्रीमेसी अमीरों से उसने दिखाई, लेकिन उदारता होने के कारण अमीरों ने उसका खुल करके विरोध नहीं किया। यही कारण है कि सिकंदर लोदी लिखता है स्पष्ट तौर पर कि मेरे एक आदेश पर यदि मैं अपने एक गुलाम को पालकी पर बैठा दूं, मैं अपने गुलाम को एक पालकी पर बिठा दूं, तो मेरे एक आदेश से मेरे सभी अमीर उसे अपने कंधों पर उठा करके ले जाए। यह क्या सिद्ध करता है? उसने बैलेंस्ड किया, संतुलन स्थापित किया सुल्तान और अमीरों के बीच। जो इक्वालिटी थी बहलोल लोदी के समय में, उसको इसने समाप्त करके एक डिस्टेंस जो होना चाहिए वह उसने मेंटेन किया, लेकिन साथ ही साथ उनका सम्मान भी किया, उनको तमाम प्रकार की अधिक से अधिक उपाधियां प्रदान की, जागीर आवंटित किए, जागीर की जगह नगद वेतन भी दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अमीरों ने उसका विरोध नहीं किया। अब बात हम इब्राहिम लोदी की करते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, BA1 में आपने पढ़ा है कि इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। इब्राहिम लोदी सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। यह भी एक हिस्टोरिक हो गया कि युद्ध करते हुए उसके मैदान में एक सुल्तान मारा गया। और भारत में उस युद्ध के साथ ही उतना इंपॉर्टेंस है कि एक पूरी सल्तनत का अंत हो गया और नई सल्तनत, मुगल सल्तनत की स्थापना। इब्राहिम लोदी ने बिल्कुल ही अफगान राजत्व सिद्धांत से अलग केवल तुर्की राजत्व सिद्धांत को
अपने साम्राज्य में लागू किया। उसने स्पष्ट तौर पे कहा, राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। द किंग हैज नो रिलेटिव। सभी उसके सेवक हैं। ऑल आर हिज सर्वेंट्स। सभी उसके सेवक। जिसका ये परिणाम हुआ कि उसने अमीरों के साथ सुल्तान के जो रिलेशन थे, जो सिकंदर लोदी के समय में भी संतुलन अवस्था में थे, यहाँ पर विरोध अवस्था में पहुंच गए। क्योंकि जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, उस महत्वाकांक्षा को इब्राहिम लोदी ने दबाने का प्रयास किया। जितने भी पुराने वृद्ध ओल्ड एज के नोबेल क्लास के अमीर थे, उच्च अमीर थे, उन सबको उसने किसी न किसी रूप में बहाना बना करके पदों से हटाना शुरू कर दिया। जो अफगान अमीर थे, उनकी जगह शूर, नियाजी, काका जैसे अलग प्रतिद्वंदी नवयुवकों का गुट बना करके उनके खिलाफ, पुराने जो अमीर थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करी और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नए यंग जो अमीर थे उनको नियुक्ति देना शुरू किया। और उसका जो तरीका था वह इतना गलत था कि शक और संदेह की गुंजाइश लगातार बढ़ती ही चली गई। उसने जिन पुराने वृद्ध अमीरों को, योग्य अमीरों को दंड देना शुरू किया, उससे ये सामान्य जनता में, अमीरों में यह भय व्याप्त हो गया, यह संदेश पैदा होता चला गया कि उसके कारण निर्दोष लोगों को भी वह सजा दे रहा है। जिसका परिणाम हुआ कि जो अमीर क्लास के जो लोग थे, अफगान अमीर थे, वे सिकंदर इब्राहिम लोदी के खिलाफ होते चले गए। उन्होंने उसके खिलाफ बगावत किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि हम ये देखते हैं कि उसका खुद का चाचा आलम खां लोदी और पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, काबुल के शासक, फरगना के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं और उनका सहयोग करता है बाबर राणा सांगा, जो एकमात्र वीर शासक था मेवाड़ का उस समय का। लेकिन इन सब की दिल में इच्छा थी कि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटा करके हमें सत्ता पर काबिज होना है। बाबर आता है अपने पूर्वजों से, तैमूर से, चंगेज खां से, उसको भारत के बारे में जानकारी थी। वह जानता था मदेशिया में उसकी शासन सत्ता अच्छे से नहीं चल रही थी, इधर से उधर भटकना पड़ रहा था। इसलिए अपने आप को केंद्रित करने के लिए धन की लालसा ने उसको, और भारत की परिस्थितियों ने, 16th सेंचुरी की जो कंडीशन थी, जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, उसके कारण उसने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें अमीरों ने उसका सहयोग नहीं किया, सिर्फ इसी कारण कि उसे अफगान अमीरों पर विश्वास नहीं था। उनके खिलाफ वह कार्रवाई कर रहा था, सख्त कार्रवाई कर रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में वह मारा गया। और न केवल इब्राहिम लोदी का अंत हुआ, बल्कि लोदी डायनेस्टी का अंत हो गया।